बहन जी 2 कप चाय दे दीजिए। ये लीजिए भाई साहब, आपके 20 रुपए हो गए। भाई बा, इस लंबी हाथ वाली के हाथों में तो सचमुच का जादू है। क्या स्वादिष्ट चाय बनाई है भाई। ये कहानी है सोनिया की, जिसका पति अनिमेश अग्रवाल शहर का एक जाना माना बड़ा बिजनेसमैन था। उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। उनके परिवार में वो दोनों और उनकी 4 साल की बेटी रेनू थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक जैसे उसके हंसते खेलते परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई। उनका अच्छा खासा बिजनेस दुश्मनों की साजिशों का शिकार हो गया और वो बर्बाद हो गए। उस रोज तेज बारिश हो रही थी। जब अनिमेश आंखों में आंसू लिए अपने घर लौटा। क्या हुआ जी, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? सब कुछ खत्म हो गया सोनिया, हम सड़क पर आ गए, यहाँ तक कि ये घर भी अब अपना नहीं रहा। उस एक रात में उनका सब कुछ खत्म हो गया और वो गरीबी में दिन काटने को मजबूर हो गए और एक झोपड़ी में आकर रहने लगे। माँ, ये कितना गंदा घर है, मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो ना हम वापस अपने बंगले में चलते हैं। सोनिया उसका मन बहलाने के लिए कहती है, रेनू बेटी, हम एक गेम खेल रहे हैं, इसलिए हमें कुछ दिनों तक इसी घर में रहना होगा। अब वो सब उसी घर में रहकर गुजारा करने लगते हैं। घर गृहस्थी चलाने के लिए अनिमेश नौकरी की खूब तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। अपने परिवार को यूं गरीबी में पलता देख अनिमेश को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। सोनिया पर और भी ज्यादा दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब वो अपने बच्चे के साथ अकेले उस झोपड़ी में रहती है और रो रो कर अपने दिन काटती है। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, घर में तो राशन पानी खत्म होने वाला है, मुझे जल्दी काम ढूंढना होगा। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत उसके घर आती है। नीता बहन, आओ आओ, क्या लोगी? 1 कप चाय। रेनू ने बताया था तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो। कुछ देर बाद सोनिया मसाले वाली चाय बनाकर लाती है, जिसका एक घूंट पीते ही नीता कहती है, सचमुच? सोनिया, रेनू बिल्कुल सही कह रही थी। एक बात कहूँ, तुम्हें तो खुद की चाय की दुकान खोल लेनी चाहिए। तू तो जानती है अब ठंड शुरू होने वाली है और लोगों को चाय की जरूरत होती है, और तुम्हारे हाथों की चाय तो देखना यूं बिकेगी। नीता की बातें सुनकर सोनिया सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपना रखा मंगलसूत्र बेचकर जरूरत का सामान लेती है और बस स्टैंड के किनारे बैठकर चाय बनाकर बेचने लगती है। चाय चाय, मसाले वाली चाय ले लो, गर्मा गर्म। अरे बहन जी, ये चाय कितने की है? भाई साहब, 10 रुपए की है। अच्छा, तो 2 चाय बना दो हमारे लिए। ऐसे ही सोनिया के पास कुछ ग्राहक तो आने लगे, लेकिन फिर भी उसकी कमाई इतनी नहीं हो पाती थी कि वो ठीक से अपने घर का गुजारा चला सके। एक रोज उसके पास एक साधु आता है, जिसे सोनिया चाय देती है। उसका उदास चेहरा देखकर वो उसकी परेशानी का कारण उससे पूछता है। क्या बताऊं बाबा, जो ग्राहक बस स्टैंड पर खड़े होते हैं उनमें से तो कुछ चाय ले लेते हैं, लेकिन जब तक दूसरे ग्राहक चाय लेने आते हैं तब तक उनकी बस चल पड़ती है, जिस वजह से वो चाय लेने नहीं आ पाते और मेरी इतनी कमाई नहीं हो पाती। और यहाँ से बाजार भी बहुत दूर है, इसलिए मैं वहाँ जाकर भी चाय नहीं बेच सकती। ओह, तो ये बात है बेटी। ये अंगूठी तुम पहन लो, फिर देखो इसका कमाल। इसकी मदद से तुम्हारे हाथ बहुत लंबे और तेज हो जाएंगे, जिससे तुम जल्दी जल्दी और भी स्वादिष्ट चाय बना लोगी। साथ ही यहीं बैठे बैठे तुम चाय बस में बैठे मुसाफिरों तक भी पहुंचा पाओगी। सोनिया ने झट से वो अंगूठी पहनी, जिससे उसके दोनों हाथ बहुत लंबे हो गए। अब वो अपने लंबे लंबे हाथों की मदद से जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। साथ ही जो भी बस उस बस स्टैंड पर आकर रुकती, उनके मुसाफिरों को भी वो वहीं से बैठे बैठे चाय देने और पैसे लेने लगी। बहन जी, 2 कप चाय दे दीजिए। ये लीजिए भाई साहब, आपके 20 रुपए हो गए। इस तरह उसकी कमाई बहुत बढ़ गई। अब सब उसे लंबे हाथ की चाय वाली के नाम से जानने लगे। उसने उस साधु को धन्यवाद कहा। अच्छी कमाई की मदद से उसने अब एक पक्का घर ले लिया, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। गोरखपुर गांव में एक बहुत ही गरीब कुम्हार भीखू रहता था। दिन भर मटके बनाता, तब जाकर उसके 1 या 2 मटके ही पूरे दिन में बिक पाते। उसके 2 बच्चे थे, सोमू और रिया। गरीबी के कारण पत्नी की मृत्यु 2 साल पहले ही हो चुकी थी, इसलिए भीखू अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल किया करता था। एक दिन सोमू रोते हुए भीखू के पास आता है। बापू, सोमू बहुत भूखा है, मेरे पास आया कुछ खाने को मांगने। मैंने नहीं दिया खाने कुछ तो रोने लगा। रिया, तुम अपने भाई को खाने को क्यों नहीं देती? क्यों उसे परेशान कर रही हो? बापू, घर में खाने को कुछ नहीं, तो कहाँ से दूं उसे खाने को? खाने को कुछ नहीं है, अभी के लिए तुम सोमू को थोड़ा सत्तू खिला दो। मैं इन मटकों को बाजार ले जाता हूँ, इन्हें बेचकर 2 पैसे हाथ आएंगे तो उनसे घर के लिए राशन ले आऊंगा। वहाँ बाजार में भीखू को बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, पर उसका एक भी मटका नहीं बिकता। जब भीखू थका हारा घर पहुँचता है तो
सुबह से शाम हो गई पर एक भी मटका नहीं बिका। पता नहीं ये मटके क्यों नहीं बिक रहे। पहले तो पूरे दिन में 8 से 10 मटके बिक जाते थे, पर अब पता नहीं क्या हो गया। अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? बापू, आज भी कोई मटका नहीं बिका ना? और आप ये सोच रहे हैं आखिर मेरे मटके क्यों नहीं बिक रहे? बापू, दिवाली आने वाली है। दिवाली पर सभी मटके नहीं दिए खरीदते हैं। ये मैं कैसे भूल गया, दिवाली आने वाली है। दिवाली पर ही तो हम दिए बेचकर अच्छी कमाई कर पाते हैं। दिवाली? बापू, क्या मैं भी दिवाली मनाऊंगा? क्या मैं भी बम पटाखे फोड़ूंगा और मिठाइयाँ खाऊंगा? आप मेरे और दीदी के लिए नए कपड़े भी लाओगे ना? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें सब मिलेगा, नए कपड़े भी और ढेर सारी मिठाइयाँ भी। तुम्हारी दीदी लाएगी तुम्हारे लिए ये सब, पर इसके लिए मुझे बापू के साथ मिलकर दिए बनाने होंगे। फिर क्या था, रिया भीखू के साथ दिए बनाने के लिए मिट्टी लेने चल देती है, मिट्टी वाली पहाड़ी पर। आगे आगे भीखू और उसके पीछे रिया। तभी अचानक बारिश होने लगी और बारिश के कारण रिया का पैर फिसलने लगा। बापू, बापू मुझे बचाओ, मैं गिर रही हूँ। मेरी बच्ची, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ज्यादा फिसलन होने के कारण भीखू रिया को नहीं संभाल पाता और दोनों ही पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। पहाड़ी से नीचे गिरते ही रिया की मृत्यु हो जाती है, पर भीखू बच जाता है। पर इतने नीचे गिरने से वो अपना एक हाथ खो बैठता है। उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। मेरा हाथ। रिया, रिया बेटी उठो। तुम उठती क्यों नहीं? आंखें खोलो। नहीं नहीं, तुम अपने बाबू को छोड़कर नहीं जा सकती हो। हे ऊपर वाले, तूने पहले मेरी पत्नी मुझसे छीन ली और अब बेटी। कैसे कैसे दिन दिखाएगा अब तू मुझे? मेरी बेटी को मुझे वापस लौटा दे। रिया मर चुकी थी। सोमू को इसके बारे में कुछ पता न चले, इसलिए भीखू रिया को वहीं गाड़ देता है और फिर रोता हुआ घर चला जाता है। रिया को बापू के साथ न देख सोमू उससे पूछता है, दीदी कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं आई? आप दोनों तो साथ गए थे, फिर कहाँ रह गई दीदी? तुम्हारी दीदी दूसरी दुनिया में चली गई है, अब वो वहाँ से कभी नहीं आएगी। दीदी जरूर मेरे लिए दिवाली के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ लेने गई होगी, मैं बोला था ना। भीखू सोमू को नहीं बता पाता कि उसकी दीदी मर चुकी है। एक हाथ टूटने की वजह से भीखू अब दिए नहीं बना सकता था। इधर रिया की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही थी, इसलिए वो एक चुड़ैल बन जाती है। अपने बापू को मैं ऐसी हालत में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरी वजह से ही उनका एक हाथ टूटा। अगर वो मुझे ना बचाते तो उनका हाथ नहीं टूटता। बापू, तुम्हारी बेटी वापस आ गई है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारा एक हाथ मैं बनूंगी। आधी रात के समय जब सभी सोए हुए थे, तब चुड़ैल पहाड़ी से ढेर सारी मिट्टी लाकर आंगन में रख देती है और चुपचाप दिए बनाने लगती है। पर उससे एक भी दिया ठीक से नहीं बनता, कोई टेढ़ा बनता तो कोई टूट जाता। मुझे सुबह तक ढेर सारे दिए बनाने हैं और यहाँ तो एक भी नहीं बन रहा मुझसे। अब मैं क्या करूँ, कैसे बनाऊं दिए? चुड़ैल मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। चुड़ैल घबराकर पीछे मुड़कर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसके पीछे भी एक मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं बेटी, मैं भी तुम्हारी तरह एक चुड़ैल हूँ और मुझे सब पता है कि तुम बहुत परेशान हो क्योंकि तुम दिए नहीं बना पा रही। मुझे दिए बनाने आते हैं, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या सच में? तुम मेरी मदद कर सकती हो? फिर जल्दी करो ना मेरी मदद ये दिए बनाने में। चुड़ैल दूसरी चुड़ैल के दिए बनाने में मदद करने लगती है। सुबह होने से पहले ही दोनों मिलकर ढेर सारे सुंदर सुंदर दिए बना देते हैं। ये लो, बन गए तुम्हारे दिए। अब हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो सूरज की रोशनी हम पर पड़ने से हमें खतरा हो सकता है। तुम बहुत ही अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की। जब मेरे बापू इन दियों को देखेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, उन्हें अब दिए बनाने नहीं पड़ेंगे। क्या तुम ऐसे ही रोज आओगी मेरी मदद करने? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर अब जल्दी चलो। दोनों चुड़ैलें गायब हो जाती हैं। जब भीखू सोकर उठता है और बाहर आंगन में ढेर सारे दिए बने हुए देखता है तो हैरान रह जाता है।
ये इतने सारे दिए कहाँ से आए? किसने बनाए? अरे भाई, ये दिए किसके हैं? तभी वहाँ से गुजर रही कविता की नजर भीखू के दियों पर पड़ती है। अरे ये दिए तो बहुत ही सुंदर है, कितनी सफाई से इन्हें बनाया हुआ है, मुझे जल्दी से ये दिए दे दो। कविता खुश होकर ढेर सारे दिए ले लेती है। उसके बाद वो अपनी सभी सहेलियों को दिए दिखाती है। फिर वो सब भी भीखू से दिए लेने की बात करती हैं। घर का जल्दी जल्दी काम निपटाकर मैं भी जाती हूँ भीखू के घर दिए लेने। तुम क्यों? हम सब भी साथ चलेंगी, हमें भी तो जरूरत है दियों की। इतने सुंदर और सस्ते में हमें और कहीं नहीं मिलेंगे दिए। भीखू के दियों वाली बात पूरे गांव में हवा की तरह फैल जाती है। हर घर से कोई न कोई भीखू के पास जाता दिए लाने। शाम होने से पहले उसके सभी दिए बिक जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिना मेहनत किए ही इतने सारे पैसे हाथ आ गए। पर अब कल का क्या? कल जब सभी लोग और दिए मांगने आएंगे तो उन्हें मैं दिए कहाँ से दूंगा? मिट्टी भी सारी खत्म है। बापू, ये दिए जरूर दीदी ने बनाए होंगे। वो दूसरी दुनिया से आई होंगी और मेरे लिए दिए बनाकर चली गई ताकि मैं इन पैसों से अपने लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ खरीद सकूं। बापू, दीदी कितनी अच्छी है ना? रिया चुड़ैल फिर से आधी रात को आती है और दूसरी चुड़ैल को धीरे से पुकारती है। तुम कहाँ हो? जल्दी से आओ, पता है ना हमें आज फिर से दिए बनाने हैं। तुमने पुकारा और देखो मैं आ गई। तुमने देखा ना तुम्हारे बनाए हुए सभी दिए कैसे जल्दी जल्दी बिक गए। अब बताओ क्या मदद चाहिए मेरी? दिवाली के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। दिवाली से पहले पहले मैं और ढेर सारे दिए बनाना चाहती हूँ अपने भाई और अपने बापू के लिए, ताकि उनकी ये आने वाली दिवाली खूब धूमधाम से मने। तुम कितना सोचती हो अपने भाई और बापू के लिए। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारी जैसी बेटी सभी को मिले। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगले जन्म में मुझे तुम्हारे जैसी ही बेटी मिले। दोनों बातें करते हुए फिर से ढेर सारे दिए बना देते हैं, अब के पहले से भी ज्यादा और रंग बिरंगे भी। दोनों अपना काम खत्म करके जा ही रही होती हैं कि भीखू की नजर अचानक उन पर पड़ जाती है। भीखू उन्हें रोकता इससे पहले ही वो दोनों गायब हो जाती हैं। अब समझ आया ये दिए कौन बना रहा था। पर ये चुड़ैल मेरी मदद क्यों कर रही है? चुड़ैल तो सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाती है, फिर वो मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हैं? आज रात मैं छुप कर उन पर नजर रखूंगा और पूछूंगा उनसे ऐसा वो मेरे साथ क्यों कर रही हैं। भीखू रात होने का इंतजार करता है और रात होते ही भीखू घर की खिड़की के नीचे छिप जाता है। जब वो दोनों आती हैं और चुड़ैल दिए बनाने लगती है, दूर बैठी दूसरी चुड़ैल उसे प्यार भरी निगाहों से देख रही होती है। अब तो तुम्हें दिए बनाने भी आ गए, मुझसे भी अच्छे दिए बना रही हो तुम। तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? नहीं, तुम नहीं जा सकती। कोई नहीं जाएगा यहाँ से जब तक तुम ये नहीं बता देती कि तुम दोनों चुड़ैल मेरी ही मदद क्यों कर रही हो। बताओ, बताओ जल्दी, नहीं तो मैं पूरे गांव को शोर मचाकर इकट्ठा कर दूंगा। बापू, मैं रिया हूँ। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर ही मुझे ऐसे आना पड़ा। ये सुनते ही भीखू चुड़ैल को अपने सीने से लगा लेता है। किसने कहा कि रिया अकेली है? मैं हूँ ना उसके साथ। उसकी माँ का नाम सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। चुड़ैल उन्हें सब बता देती है कि वो इतने दिन से अपनी बेटी के साथ थी और उसकी मदद कर रही थी। और 2 दिन बाद दिवाली के दिन सभी मिलकर अपने पूरे घर में दिए जलाते हैं और दिवाली मनाते हैं। उसके बाद दोनों चुड़ैल सोमू को समझाते हुए कि वो उससे मिलने आती रहेंगी, ये बोलकर गायब हो जाती हैं। तीन फ्रेंड्स पायल, सना, राधिका वेकेशन एंजॉय करने के लिए सीसाइड जाते हैं। सीसाइड में पायल अपने दोनों दोस्त के साथ बहुत सारी तस्वीरें लेती हैं और उसे सोशल मीडिया में अपलोड करने का सोचती है। जैसे ही पायल सोशल मीडिया में पिक्चर्स अपलोड करने लगती है, उसका मोबाइल हाथ से गिर जाता है। मोबाइल गिरने के बाद पायल परेशान हो जाती है और सोचने लगती है सोशल मीडिया में तस्वीरें अपलोड हुए होंगे या नहीं। राधिका अपने मोबाइल से चेक करके पायल को बताती है तस्वीरें अपलोड हो चुकी हैं। लॉजिकल जीनियस, अब सवाल ये है जो पायल के हाथ से मोबाइल नीचे गिरा था वो इन तीनों में से किसका है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। पायल के
हाथ से जो मोबाइल जमीन पे गिरा था वो सना का है। राधिका ने इंस्टाग्राम ऑन करके जब तस्वीरें चेक करी तो उसमें भी सना का नाम मेंशन था। दोस्तों, क्या आपने भी पहचान लिया था गिरने वाला मोबाइल सना का था?